बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 6 ऑफ PRC 4 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। मार्च 2026 का बैच है और लेक्चर नंबर 6 हमारा है जब बच्चों IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम बेसिकली कुछ प्रैक्टिस करेंगे और थोड़े से जो हमारे MCQs रह गए थे उसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही होगी। यार लड़कों, तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ बातें नहीं करो, आवाज़ समझ नहीं आती क्या एक बार में? ओके, तिलावत करें भाई, फिर शुरू करते हैं। माँ बाप का पैसा ज़ाया करना है, टाइम ज़ाया करना है, अपने आप से बेईमानी करनी है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है कि हाँ हम जा रहे हैं कैंपस, हम लेक्चर्स भी ले रहे हैं, हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, घर वालों को बोल भी रहे हो हम CA कर रहे हैं। लेकिन किस किस से झूठ बोलोगे? माँ बाप से बोल लोगे, दोस्त यार से बोल लोगे, मुझसे बोल लोगे, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। डीप इनसाइड तुम्हें पता तुम काम चोरी करो, तुम में से हर एक बंदे को पता कि वो काम चोरी कर रहा है। क्लास ना लेना, दो लास्ट क्लासेस, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। क्या पोर्टल पे लेक्चर अपलोड नहीं हुए थे, ले सकते थे। दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? क्या पूरा दिन वो तुम इकनॉमिक्स रिवाइज कर रहे थे हैं? क्या पूरी दिन और पूरी रात शादी चल रही थी घर के अंदर? नहीं। किसी की तबीयत ख़राब है, कोई वफात पा गया हो, कोई ऐसी अल्लाह ना करे सिग्निफिकेंट इमरजेंसी आ गई हो, वो बात अलग है। लेकिन अदर देन दैट तो कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है ना कि लेक्चर बंदा ना ले सके। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो जो क्लास में आए तो उनसे पूछ रहे थे भाई सर ने क्या होमवर्क दिया है। और लास्ट क्लास में आना इस बात का रीज़न नहीं है ना होमवर्क ना करने का। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये तो पुराने हैं। लास्ट 2 क्लासेस तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स तो हमने साढ़े तीन 4 क्लासेस में ख़त्म कर दिए थे नहीं। तो मुझे बता दो, अगर नहीं पढ़ना है ठीक है, जैसे भी पढ़ना हो, फिर जिससे भी पढ़ना हो बता दो। लेकिन अगर मुझसे पढ़ना है तो क्लास में काम करके आना पड़ेगा, वरना क्लास में नहीं बैठो। एक भी बंदा काम करके आएगा मैं उसको पढ़ा दूँगा। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही है? चलो, सवाल नंबर 4। डियाना लीजेज आउट जर्मन स्पोर्ट्स कार्स। शी स्टार्टेड बिजनेस ऑन यकुम जनवरी 2010 एंड हैज़ डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट द कार्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस एट 25% पर एनम। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। रेट वाला है या नंबर ऑफ ईयर्स वाला है? रेट वाला है। रेट निकाल के दिया हुआ है, निकालना है, दिया हुआ है। ऑन कॉस्ट एट द ईयर एंड। ड्यूरिंग द ईयर 2010, 11, 12 और 13 दीज परचेजेस टुक प्लेस। अच्छा, मुझे पता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो मैं अपनी कॉस्ट के ऊपर ही परसेंटेज लगा के, फिक्स परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर लगा के मैं डेप्रिशिएट कर रहा होता हूँ। और चूंकि सारी व्हीकल्स हैं, सारी क्लास ऑफ एसेट एक ही है, तो मुझे एक ही परसेंटेज लगा के उसके ऊपर अप्लाई करना होगा। ऐसा ही है। तो क्यों ना क्या ही अच्छा हो जाए कि अगर मैं कॉस्ट निकाल लूँ हर साल की, 2010 की कॉस्ट, 11 की कॉस्ट, 12 की कॉस्ट और 13 की कॉस्ट, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट लिखूँ 10 में, 11 में, 12 में, 13 में टोटल कॉस्ट, तो ज़रा मुझे बताओगे कितनी होगी? अगर मैं यहाँ देखूँ 20 पोर्शे 924 टर्बोस, ये नाम है, लेकिन 20 एक्वायर किए हैं, कितने की? 18.6 मिलियन ईच। तो कितना बन गया टोटल बताओ? 372 मिलियन। ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं अगले साल देखूँ तो 108.6 मिलियन की एक है और टोटल 6 हैं, तो ये बन गई मेरे पास 651.6। ऐसा ही है। टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है? अच्छा, टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है, सही है। तो 108.6 और प्लस कितनी कर दूंगा? 18.6। कितना हो जाएगा बोलो? 127.2। ऐसा पक्का? $18.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया 372। ओके, 108.6, 108,600, 30, ये बन जाएगा 108.6 प्लस 372, कितना बन जाएगा ये? 480.6। ऐसा ही है। अच्छा, और नीचे देखो 2 कार खरीदी हैं 19.8 मिलियन ईच की, तो 19.8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 480.6, ऐसा ही है। कितना आ रहा है? 520.2। ये मैंने कॉस्ट प्लस कर दी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं करी है, ठीक है ना। क्लोजिंग ओपनिंग एडिशन, क्लोजिंग ओपनिंग एडिशन। अच्छा, 15 कार 21 मिलियन ईच की, 315 मिलियन। पीछे कॉस्ट कितनी आ रही है? 520.2। कितना बन जाएगा? 835.2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसके ऊपर 25% का रेट लगाऊंगा तो क्या मेरे पास 4 ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी ऐड कर करके,
हाँ पक्का। सवाल नंबर 5 पे बढ़ जाऊँ या डिस्कस करना उसको फर्दर, कुछ बाकी रह गया तो बता दो। सवाल नंबर 5, एन एंटिटी स्टार्टेड बेसिस ऑन 1 जनवरी 2023, द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग बीइंग 31 दिसंबर, द मशीनरी बाउट वॉस 2023, 2024 और ये 2026 आ रहा है। अच्छा मैं एक चीज़ ये देख लेता हूँ ओरिजिनल किताब से, क्योंकि आई के स्टेटस से सवाल है कि ये जो 1 अक्टूबर है वो 2024 है, 25 है या 26 है। 26 तो हो नहीं सकता, या तो 24 होगा या तो 25 होगा। मैं एक दफ़ा कंफर्म करता हूँ, एक सेकेंड लगा दूँ। ये हम जाते हैं आपकी डेप्रिसिएशन की किताब में। कौन सा सवाल है ये? सवाल नंबर 5। ये रहा, इसके नीचे वाला। हाँ ये 2024 ही है, 2024 ही है। ठीक है आ जाओ। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है 2024 की बात हो रही है, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ। ओके, डेप्रिसिएशन इज ओवर 10 ईयर्स, यानी यूजफुल लाइफ कितनी दी हुई है 10 साल, यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। मशीन्स बीइंग डेप्रिशिएटेड फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ द ईयर दैट दे आर ओन्ड, यानी कि साल में जितने महीने इस्तेमाल होगी उतने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 2023 में जो डेप्रिसिएशन मेरी चार्ज होगी कितने साल की होगी बताओ, फुल ईयर की होगी। अच्छा यहाँ अगर मैं देखूँ 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितने महीने की भाई, 6 महीने की 2024 में, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने की 2024 में, और ये 2026 में। हाँ बताओ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये होगी 9 महीने। और मुझे बनाना कितना 23, 24, 25 और 26 का। अच्छा अगर मैं देखूं तो मुझे कहता है भाई एक मशीन जो मैंने कॉस्ट की है 1400 की मशीन थी, और कॉस्ट थी, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। रेट कितना है लिखा हुआ है, रेट वाला है ईयर्स वाला है, बोलो भाई ईयर्स वाला है पक्का। कितने साल की है 10 साल की, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से। बताओ 1400 रेजिल वैल्यू है कोई, बोलो नहीं, तो 1400 डिवाइड बाई 10, पहले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। हाँ कितनी आएगी बोलो 140। चलो एक काम करता हूँ ना, मैं ये कर देता हूँ 2023, 2024, 2025, ये टेबल बना देता हूँ, काम आसान हो जाएगा, बाकी तो खुद कर लोगे, ऐसा ही है। चलो ज़रा मुझे बताते हो कि 2023 की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है। 1400 डिवाइड बाय 10 पूरे साल की है 140, तो 140 यहाँ भी होगा, 140 यहाँ भी होगा, 140 यहाँ भी होगा, 140 यहाँ भी होगा, ऐसा ही है। अच्छा दो मशीन्स कॉस्टिंग ₹600, यानी कितनी हो गई 1200 हो गई। अच्छा 1200 डिवाइड बाय बोलो भाई 10 कितना हो गया 120। ठीक है 120 होगा, पक्की बात है। चलो तो 120, लेकिन क्या बोले सवाल के अंदर 1 जुलाई को खरीदी है, तो 6 महीने का नहीं होना चाहिए, तो 120 क्यों बोला। हाँ 60 होगी, तो 60 बोलना चाहिए था ना बेटा। देखे जा रहा हूँ, बोले जा रहे हो यस सर, इतने कॉन्फिडेंस से यार तुम लोग गलत जवाब देते हो, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा ये ज़रा मुझे बताओ, 1 मशीन कॉस्टिंग ₹1000, तो 1000 डिवाइड बाय 10 कितना आया 100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 300 डिवाइड बाय 12, हाँ जी 25 पक्का। तो 2000
एक सेकंड ज़रा, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, ये जो 2000, ये जो अल्लाह माफ़ करे, ये जो मशीन है मेरी 600 रुपये वाली, तुम लोग क्या नशा वशा करते हो? अगर मैंने एक चीज़ छोड़ दी, मिस कर दी, तो तुम लोग भी जो है ना वो नशे की हालत में बैठे हो। मुझे बताओ, ये मशीन 2023 में थी तो डेप्रिसिएशन कहाँ से निकला है? अल्लाह के नेक बंदो, ये 6 महीने की कितनी आ रही थी बताओ? 60 आ रही थी। तो 6 महीने तो जो 24 में है ना, बाकी तो 120 है। क्या करूँ तुम लोग, ये बताओ। सुन तरीन बैठे हो क्लास में, सुन तरीन, तुम्हें क्या हो गया? चलो ये ज़रा मुझे बताओ, ये जो 2024 अक्टूबर वाली मशीन है, क्या ये मेरे पास 2023 में मौजूद थी? 24 में मौजूद थी? हाँ, कितने महीने मौजूद थी? हाँ जी, 3 महीने के लिए। अब ज़रा बताओ कितनी? 1000 डिवाइड बाय 10 इंटू 3/12 कितना? हाँ जी, 25। चलो अगले सालों में पूरी बताओ ज़रा, 1000 डिवाइड बाय 12 कितना? 1000 डिवाइड बाय, हाँ 10 कितना आया? 100 आया। तो 100 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, डन। चलो अब ज़रा मुझे बताओ 2026, तो 2026 वाली मशीन तो मेरे पास 23 में होगी, 24 में होगी, 25 में होगी, 26 में होगी? हाँ 26 में होगी। ज़रा बताओ, 400 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9/12 30। क्या मेरी बात समझ आती है? क्लियर है? अब ज़रा इसको टोटल कर लोगे तो तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। टोटल करो, 140, फिर 225, फिर 220, 320 और 360, ऐसा ही है। और ये 100 कितना? 390। अच्छा, अभी तो तुम्हें बोल रहा है कि ये एक्सट्रैक्ट्स मुझे बना दो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, तो क्या ये बन सकते हैं? आप हेडिंग डालो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स, वहाँ लिखो डेप्रिसिएशन 23, 24, 25, 26 बन गए। ठीक है, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और अगर मुझे बनाने हो एक्सट्रैक्ट्स के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, तो कॉस्ट क्या रखूँगा मैं बताओ? जो कॉस्ट आ रही है वो रखूँगा हर साल की। उसके बाद क्या कर दूंगा बोलो? माइनस कर दूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 23 के अंदर 140, 24 के अंदर 125 प्लस 240, सॉरी 140 प्लस 225, 25 के अंदर एक्यूमुलेट क्या होगी? 3 सालों की, और 26 के अंदर एक्यूमुलेट क्या होगी? 4 सालों की। कॉस्ट तो सेम रहेगी ना। डन, बन गया एक्सट्रैक्ट्स। अच्छा, फिर मशीनरी अकाउंट में क्या होगा? वो तो सिर्फ कॉस्ट आती रहेगी। 23 के अंदर कितनी कॉस्ट आएगी? 1400। 24 के अंदर कितनी आएगी? 1200 और 1400 कितनी? 2600। अच्छा 3600। उसके बाद 2025 में कुछ भी नहीं होगा, अपनी क्लोजिंग सेम रहेगा। फिर 2024 के अंदर एक और आ रही थी, वो आ जाएगी। फिर 25 के अंदर कुछ नहीं होगा, 26 के अंदर एक और आ जाएगी। बात समझ आ रही है? ये हवाई बातें तो नहीं कर रहा हूँ मैं। कर लोगे मैनेज? अब कर लोगे सॉल्व? किसी को इस सवाल में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो बताओ। नहीं? चलो सवाल नंबर 6, प्रिपेयर द प्लांट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 2010, सॉरी 11, 12 और 13 का। आ जाओ। कह रहे जनाब, साजिद लिमिटेड परचेज अ प्लांट ऑन यकम जनवरी 2011 फॉर ₹34,000 विद एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹4,000 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो 34,000 इसकी क्या थी बोलो भाई? कॉस्ट। लाइफ कितनी? 5 साल। और रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 4,000। एंटिटी कौन सा मेथड यूज़ करती है भाई? एंटिटी यूजेस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स प्लांट। डन। ये तो हो गई बात सारी मेरी 2011 की। 2012 में आ जाओ। 2012 में कहता है कि मैंने एक और प्लांट परचेज कर लिया है यकम अप्रैल 2012 को फॉर 51,000 विद एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 साल एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 6,000 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो दोबारा डेटा मेरे पास नया आ गया क्या? यकम अप्रैल 2012 51,000 का, 5 साल का, रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 6,000। ठीक है। फिर एक और प्लान मैंने खरीदा यकम जुलाई 2013 को 68,000 का, 5 साल की यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू थी 8,000। ठीक है, यानी कि हर 3 सालों में अलग अलग पॉइंट्स पे मैंने अलग अलग आइटम परचेज बोलो भाई किया है। डन।
अच्छा, लेकिन इस सवाल के अंदर मेथड कौन सा है, बोलो भाई। इस सवाल में पिछले सवाल में फ़र्क क्या है? पिछले सवाल में और इस सवाल में बुनियादी फ़र्क ये है कि पिछले सवाल में इसके अंदर डेप्रिसिएशन मेथड का फ़र्क था, वहाँ भी अलग अलग पॉइंट पे ऐसे परचेज़ किए थे, वहाँ टेबुलर फॉर्म में डाटा मौजूद था, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे थियोरेटिकल फॉर्म में डाटा मौजूद है। अच्छा बच्चों, पिछले सवाल के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड था और जो परसेंटेज थी वो मुझे दी हुई थी, ठीक है। इस सवाल के अंदर क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, लेकिन परसेंटेज मुझे बोलो भाई नहीं दी हुई, निकालनी पड़ेगी। तो ज़रा मुझे रेट निकाल के देते हो, रेट निकालो, कितना आ रहा है? 34.8। दूसरे का सेम है, तीसरे का सेम है, वाह सही बोले लड़का। आओ, रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, बोलो। 1 माइनस, यहाँ हम क्या कर देंगे, पहला वाला निकाल लेते चलो। कितनी यूज़फुल लाइफ है? 5 साल। रेजल वैल्यू कितनी? 4000। कॉस्ट कितनी? 34,000। कितना आया? 82। चलो राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। तीनों का यही आ रहा है। तो आपने रेट निकालना है, नेट बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई करना है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेना है। डन। किसी को कोई मसला, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का कर लोगे? देखो मुझे ना डांटना अच्छा लगता नहीं है, मेरी फितरत में है नहीं दलील करना। और अगर मैं तुम लोगों से इस तरह से मूड में बात करता हूँ ना, फिर मेरा या इवन नेचर में समझो ऐसा है कि अगर मैं इवन घर से भी लड़के आऊँगा ना, तो मेरा पूरा दिन का ना फिर उस पर इम्पैक्ट रहता है। यानी कि अगर मैं सुबह लेट से घर से मुंह बना के निकल गया, कोई ऐसी बात हो गई, तो वो फिर पूरा दिन मेरा ना वैसे जा रहा होता है। या किसी कुलीग से डिसएग्रीमेंट हो गया किसी बात पे, या कोई परेशानी है, तो उसका इम्पैक्ट फिर पूरे दिन पे रहता है। तो सिमिलरली अगर तुम लोगों से मैं इस तरह बात करता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों को खल्ली वल्ली दलील कर दिया, अब मैं फुल चिल हूँ। नहीं, मुझे उस चीज़ की टेंशन भी रहती है कि नहीं यार मैं मेरा, क्योंकि ये मेरे नेचर के अगेंस्ट है, मेरी नेचर ऐसे है ही नहीं। लेकिन डेफिनेटली तुम लोग इस तरह क्योंकि देखो मुझे पता है ना यार कि कुछ लोग अभी क्लास में भी नहीं आ रहे हैं कि यार हाँ हमें पता है, हम कर लेंगे, हमें आता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले। कुछ ऐसे होते हैं चौड़े। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें शायद पहले बताई क्लास में, आई डोंट नो, अल्लाह माफ़ करे, जिक्र नहीं करना चाहिए किसी का से, लेकिन हमारी क्लास में एक लड़का था पठान, ठीक है। तो उस वक्त ना इंग्लिश के ऊपर एग्जाम्शन मिलती थी, फंक्शनल इंग्लिश का पेपर था MCQs वाला, उस पर एग्जाम्शन मिला करती थी। तो हुआ ये कि जिन लड़कों के एग्रीगेट इंटर में 150 मार्क्स बन गए ना, तो उन्होंने एग्जाम्शन अप्लाई कर दी। वो था चौड़ा, उसने बोला भाई मैं एग्जाम्शन क्लेम नहीं करूँगा, मैं मेरिट लेकर आऊँगा। उस वक्त मेरिट मिलता था ना AFC के अंदर। तो यकीन कर उसका इंग्लिश का पेपर फेल हो गया, ठीक है। क्या हो गया? इंग्लिश का पेपर फेल हो गया। लेने चला था मेरिट, एग्जाम्शन क्लेम नहीं करी, फेल हो गया। अब चूँकि एक दफ़ा फेल हो गया तो अब एग्जाम्शन भी क्लेम नहीं करता। बात समझ आ रही है? तो भाई तुम लोग को जब पढ़ाता हूँ ना, तो तुम लोगों के अंदर मुझे ना वो अपना वो वाला बचपन दिखता है। कभी बोलोगे तो पिक्चर निकाल के दिखाऊंगा, रूम 5 में ऊपर बैठा हूँ, क्लास चली, यूनिफॉर्म पहना हुआ है ARTT का, CA में पहले यूनिफॉर्म होता था यहाँ पे। तो मुझे पता है भाई कि अभी आप चीज़ों का लाइट ले रहे हो, दोस्ती यारी में लगे हो, और रील स्क्रॉल करोगे, दोस्तों में बैठोगे, और लगेगा कि जैसे इंटर में पढ़ा था कर लेंगे, CA कुछ भी नहीं है, मसला नहीं है। लेकिन यकीन करो अकाउंटिंग लोगों को रुला देता है, इंग्लिश रुला देता है भाई, बिजनेस रुला देता है। रुलाने को कोई भी सब्जेक्ट अड़ सकता है तुम्हारे पे। तो बेहतर यही है कि जो हम बोल रहे होते ना कि कर लो, पढ़ लो, तो मान लिया करो। मुझे कोई सवाब नहीं मिल रहा ना तुम लोगों को ये डिस्कशन करने का सवालात की। अभी क्यों करी डिस्कशन? ताकि तुम लोगों को आसान करके बता दूं भाई इस तरह से सॉल्व करना है। अब कर लो यार अल्लाह के वास्ते, अब तो कर लो, अब हाथ चला लो, ठीक है। अब हाथ चला लो रजिस्टर पे, अब सॉल्व कर लो। गैरत दिलाने के लिए कर रहा हूँ डिस्कशन, वरना मेरे लिए सबसे सेफ रास्ता पता है क्या था? मैं बोलता जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ अपने अगले टॉपिक पे, क्योंकि मुझे तो कोर्स टाइम पे ख़त्म करना है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? चलो, सवाल नंबर 7 वॉज वन ऑफ द चैलेंजिंग क्वेश्चंस, और लोगों को उसमें मसला भी आया होगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, एक अच्छा सवाल है, एक जामिया सवाल है, और इस चैप्टर के आखिरी में इसको इसलिए भी रखा हुआ है क्योंकि इस चैप्टर के तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए अब तक, वो मेजॉरिटी इसके अंदर टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट में कहता है फॉर द ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 2013, 14, 15, 3 साल के लिए। कितने सालों के लिए बच्चों? 3 साल के लिए। कंप्यूट कर दो रेलेवेंट अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड अंडर ईच हेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस
एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि वो कहता है कि मुझे एक्सट्रैक्ट्स बना के दे दो P&L के और बैलेंस शीट के, ठीक है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे कोर्स में ही नहीं तो बनाएंगे भी नहीं, ठीक है, हमें पता है। ओके, ये सवाल के डेटा आपके सामने मौजूद है और यहाँ तक इसको ज़रा रीड करो और मुझे कॉस्ट निकाल कर दे दो। यहाँ तक इस सवाल को ज़रा रीड करो और मुझे इस सवाल में से कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल के दे दो। आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तुम लोगों को सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। जब हम वो पढ़ेंगे तो बता दूंगा कैसे करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी इस तरह कोई सवाल आए ना तो सॉल्व कैसे करना होता है बता रहा हूँ। देखो, कंपनी का नाम क्या है? डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, निब छोटी कर देते हैं, डेल्टा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। एज ऑन बनती है ना आज तक की, एज ऑन 31 दिसंबर 2015, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैं लिखूँगा 2015, यहाँ लिखूँगा 2014, यहाँ लिखूँगा मैं 2013, डन। अच्छा, 2015, 2014, 2013, ओके। अब फॉर्मेट चूँकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का है और मुझे पता है डेप्रिसिएशन का सवाल है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है, क्या? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हिंट डाल दूँगा। अच्छा, यहाँ लिखूँगा कॉस्ट और लेस क्या कर दूँगा बताओ? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा बच्चों? नेट बुक वैल्यू या फिर कैरिंग अमाउंट, नेट कुछ भी होता है। ओके, थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, होता है अगर कोई और भी आइटम हमें एसेट में ऐड करना तो हम कर देंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा नीचे करता हूँ जनाब, डेल्टा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ मैं अगेन दो 2015, 2014 और 2013 लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने फॉर्मेट बनाया, मैंने भी सवाल कोई सॉल्व नहीं किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो मुझे पता है कि इसके अंदर लाजमी आएगी, क्या बताओ कौन सा एक्सपेंस आएगा? हाँ जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। वो मैंने यहाँ पे जो भी कंप्यूट किया होगा प्लॉट कर देना होगा, डन। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, तो सवाल की रिक्वायरमेंट थी उसको यहाँ प्लॉट कर दिया है, फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, अब हम करते हैं वर्किंग। हम क्या करते हैं? वर्किंग। अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल दूँ, वर्किंग 1, कॉस्ट ऑफ पीपी, तो ज़रा मुझे बताओगे कॉस्ट कैसे निकलेगी? अच्छा, मैं वर्किंग शॉर्ट में कर रहा हूँ, मैं पूरी की चीज़ नहीं लिख रहा, तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाएगी।
अच्छा, मैं कॉस्ट ऑफ पीपी निकालने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं लिस्ट प्राइस देखूँगा। लिस्ट प्राइस 9.2 मिलियन है, इसके ऊपर धड़ाधड़ ऐड करना शुरू कर दूँ या देखूँ कि सवाल के अंदर कोई डिस्काउंट तो नहीं गिवन है। कोई डिस्काउंट गिवन है भाई सवाल के अंदर? ये रहा, कितना 5%, यानी कि जो ये लिस्ट प्राइस होगी इसका मैं 95% ले लूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? हाँ जी, 9.2 मिलियन का 95% कितना? अच्छा 5% बता रहे हो, कितना? 4,60,000। तुमने 5% बता रहे हो, चलो ठीक है, 4,60,000, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 9.2 मिलियन माइनस 4,60,000, ठीक है। फिर वो कहता है मुझसे फ्री चार्जेस 263 आएंगे, इंस्टॉलेशन 245 आएगी, स्टाफ ट्रेनिंग आएगी नहीं, प्री प्रोडक्शन आएगा, 3 ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, रेजिडुअल वैल्यू आएगी, मशीन के घंटे आएंगे इसमें, नो। ओके, तो क्या क्या प्लस करूँगा, 263, 245, 193, ऐसा ही है। 263, 245 और 193,000, कितना बनता है बताओ? 2441,000, यही बनता है, यही बनता है। हाँ, क्या चीज़? सॉरी 9441, वो गलत आंसर याद हो गया था यार। 9441,000, यही आंसर बनता है पक्का? किसी को कोई मसला, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर मैं वर्किंग टू कर दूं डेप्रिसिएशन, अच्छा सर मेथड कौन सा है सवाल के अंदर? मेथड कौन सा है देखते हैं ज़रा। इसके अंदर जो सवाल के अंदर मेथड है वो क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेट लाइफ किसके अंदर है? मशीन घंटों के अंदर है। पीछे से लाया हो, नीचे से लाया। अच्छा, एस्टिमेट लाइफ किसके अंदर है बोलो भाई? घंटों के अंदर है। तो घंटों के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकलना चाहिए पर घंटे का, कैसे निकालोगे? उसके लिए मुझे रेजिडुअल वैल्यू भी चाहिए होगी। अब बोलो कॉस्ट कितनी है? 9,441, माइनस कर दूँ रेजिडुअल वैल्यू 1,75,000, डिवाइड कर दूँ किससे? घंटों से। किससे? घंटों से। आ जाओ, कॉस्ट कितनी? 9,441,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? सॉरी, अल्लाह माफ़ करे, माइनस रेजिडुअल वैल्यू। क्या हो गया यार, आज पता नहीं ना, सुबह से दिमाग ना फंक्शन नहीं कर रहा है, मानसिक संतुलन थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। कितने से डिवाइड करूं बताओ? 12,000 से। ज़रा मुझे बताओगे पर घंटे की डेप्रिसिएशन कितनी आती है? कितनी? 772.17 ऐसे ही आती है। 9,441,000 माइनस 1,75,000 डिवाइड बाय 12,000, 772.16 ऐसे ही आ रही सबकी, हमारी भी इतनी आ रही है, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अच्छा, ये मुझे बताओ, ये हमने ख़रीदा कब है? कॉस्ट ऑफ पीपी कब आई है? किस डेट को आई है, ज़रा बताओगे? डेट तो बता दो। कॉस्ट ऑफ पीपी की डेट क्या सवाल में? यार इतने सारे लोग देख के डेट नहीं बता पा रहे। 1 जनवरी 2013, और रिक्वायरमेंट में साल कौन कौन से? 13, 14, 15, ठीक है। अच्छा आ जाओ आगे, कहते हैं मशीन यूज ड्यूरिंग द ईयर्स 31 दिसंबर 13, 14, 15 वर्ष 2,3200 एंड 1,400 घंटे, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2015 डेल्टा डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन बाय एडिंग न्यू कंपोनेंट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 17,53,000। ओए होए होए होए, अपग्रेडेशन हो रही है, अपग्रेडेशन हो रही है। मशीन की क्या हो रही है भाई? अपग्रेडेशन हो रही है। तो अगर अपग्रेडेशन हो रही है तो वो किस साल में जाके हो रही है? 1 जनवरी 2015। इससे पहले तो नहीं हो रही ना, तो इससे पहले तक तो मुझे काम तमीज़ से इंसानों की तरह कर लेना चाहिए ना भाई। चलो आ जाओ, तो ज़रा मुझे घंटे बताओगे कितने? 2013 और 14 के 2,000 और 3,200, और 15 के कितने?
1400 आओ। ओके, मुझे ज़रा आर्स लिखवाते जाओ। तेरह में कितने? 2000। 14 में कितने? 15 में कितने? हाँ 1400। चलो, अब मुझे तो एक बात पता है कि मुझे तो फ़िलहाल क्या करना है, 2015 चाहिए, डेट क्या थी मैंने लिखी नहीं, यकम जनवरी 2013, और 2015 में जाके चेंज हुआ है। तो मुझे बताओ रिक्वायरमेंट में क्या मांगा हुआ है, 2013 का भी, 14 का भी, 15 का भी क्या मांगा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ऐसा ही है। तो ज़रा मुझे बताओ कि 2013 और 14 पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए? नहीं, 2013 और 14 तो सिकुन इत्मीनान से निकलना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए आपको नज़र लग गई है, पता नहीं यार किसकी लग गई है, किराया यार है। अच्छा आ जाओ, 2013 और 14 का काम कर लेता हूँ, 15 में जब जाऊँगा फिर देखी जाएगी, ठीक है। चलो अच्छा, मुझे बताओ रेट कितना आया था? हाँ जी, 772.1 और 6, ऐसा ही है। चलो, तो मुझे अगर बतलाओ तुम डेप्रीसिएशन 2013 और 14 की, तो क्या ही अच्छी बात हो जाएगी। कैसे निकालोगे भाई? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाय लाइफ इन घंटे, तो रेट आ जाएगा। उस रेट को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे भाई? 8 से। रेट तो हमारे पास आ गया भाई, आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बस, ठीक है। बताओ ज़रा क्या चीज़? 44320, ठीक है। फिर 14 का 2470,912, ठीक है। अच्छा ज़रा मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताते हो? हम्म, 4015267, हाँ यही आ रही है? नहीं आ रही? 772.16 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2000, ये आ गया 1544320, ठीक है। फिर प्लस करेंगे हम क्या, बल्कि काम करते हैं ना, 3200 प्लस 2000 कितना बनता है? 5200। 5200 मल्टीप्लाई 772.16 कितना बनता है? 4015232, ठीक है। वो राउंडिंग ऑफ का फ़र्क है, कोई मसला नहीं है। 232, ये कितना है? 1544,320, डन। चलो, अब ज़रा मुझे बताओ कि मैं इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या लिख सकता हूँ। आओ मुझे ज़रा बताओ, अगर मैं देखूँ तो क्या मैं इसमें से कॉस्ट लिख सकता हूँ? हाँ कॉस्ट लिख सकता हूँ, 2013 की और 14 की, ऐसा ही है ना। 13 की कितनी? 9441,000, ऐसा ही है, 9441,000। और 14 की कितनी? 9441,000। ज़रा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओगे? 2013 कितना है? 1544320, ऐसा ही है। और यहाँ का 4015,232, ऐसा। चलो ज़रा मुझे नेट बुक वैल्यू निकाल के बता दो कितनी आ रही है। सेवन एट नाइन सिक्स, ये। चलो ज़रा अगले का बताओ। 5425,768, डन। अच्छा, क्या मैं 15 का कोई काम कर सकता हूँ अभी? नहीं, 15 का कोई काम नहीं कर पाऊँगा। क्यों?
क्योंकि सवाल के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है। 2015 में कोई और भी मस्ती वस्ती हुई थी, ऐसा ही है। अरे पानी पी लो यार, गले में ना दर्द चल रहा है आजकल, मेरे ख्याल वायरल चल रहा है, गले का दर्द वर्द चल रहा है। तो एक तो मैं गले का दर्द, वो कहते हैं ना, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज़, एक तो टीचर, ऊपर से गले का दर्द, और उसके अंदर भी कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, तो ये तो होगा। ओके, ज़रा मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दो 2013 का। 1544320, 14 का बताते हो? इसी जहालत की उम्मीद थी मुझे, इसी जहालत की एग्जैक्टली उम्मीद थी। 4015 जिसके मुंह से निकला है ना, ये क्या नाम है मेरे भाई का? अली भाई। अली भाई आपका नाम इतना प्यारा लेकिन काम इतने जाहिलों वाले, ऐसा क्यों भाई? ये क्या बन रहा है भाई? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर का, और आप मुझे क्या बताने जा रहे थे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई फॉर द ईयर की बताना मेरे प्यारे, मेरा चुन्ना मुन्ना बच्चा, ज़रा बता। इधर आओ नीचे, इधर आओ नीचे, उबल के ऊपर। ओ भाई इधर आओ, इधर देखो। 2014 में कितनी यूनिट्स बनाए? 3200। कितना डेप्रिसिएशन आया? 2470,912, ऐसा ही है ना? 2470,912 डन, पक्की बात है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? तो मेरे पास फ़िलहाल लगभग जो है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ तक 2013 और 14 की मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा एक बात और, इधर आओ। तुमने सवाल में एक चीज़ नोट की होगी, ये दो चीज़ों को ना मैंने कटा दिया, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया, देख रहे हो? कॉस्ट का पार्ट नहीं बना तो कहाँ लेके जाऊँ? खर्चा तो किया है ना, किताबों में तो रिकॉर्ड किया होगा ना, तो क्या किया होगा इसका? मैं क्या कहता हूँ कि कॉस्ट का पार्ट बनेगा या तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंस आउट होने का मतलब क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में देखेगा तो ये खर्चा तो 3,51,000 2013 से पर्टेन करेगा, और जो 5,28,000 है वो कह रहे हैं परचेज ऑफ अ 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 3 सालों का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। 3 सालों का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसकी कॉस्ट 3 साल पे इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। कितनी आएगी जरा बताओ? 1,72,000 या 76,000? 1,76,000 आ जाओ। तो ज़रा मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन आइटम ऐड कर दूँ, क्या? स्टाफ ट्रेनिंग, वो किस में आएगी? सिर्फ 2013 में आएगी ना? ज़रा बताओ कितनी है? हाँ जी, 1,00,000 स्टाफ ट्रेनिंग बेटा। यार सामने सवाल नहीं खुला हुआ तुम लोगों के? क्या लोग हो यार? 3,51,000। अच्छा, और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कितनी है भाई? वो पर ईयर 1,76,000 आएगी। डन। अच्छा, तुम लोगों ने अक्रूवल एंड प्री पेमेंट पढ़ लिया है? हाँ, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट पढ़ लिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने किसी चीज़ के लिए एडवांस में पैसे पे कर दिए हैं, किसी चीज़ के लिए एडवांस में पैसे पे कर दिए हैं, तो वो अक्रूवल एंड प्री पेमेंट के अंदर तुमने बैलेंस शीट बनाना सीखी होगी, और शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट और लॉन्ग टर्म प्री पेमेंट को लिखना सीखा होगा, ऐसा ही है? तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो 5,28,000 की मैंने पेमेंट की है, ऐसा ही की है ना? 5,28,000 की मैंने पेमेंट की है और 3 सालों के लिए की है, तो मुझे बताओ इसमें शॉर्ट टर्म के लिए कितनी होगी, लॉन्ग टर्म के लिए कितनी होगी? अगर मैं 31 दिसंबर यहाँ में लिखता हूँ शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट, और यहाँ में लिखता हूँ लॉन्ग टर्म प्री पेमेंट, ये एक्सट्रैक्ट्स है ना, बैलेंस शीट के अंदर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एसेट्स के अंदर लिख रहा हूँ ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं 31 दिसंबर 2013 के अंदर खड़ा हूँ, 31 दिसंबर 2013 के एंड पे खड़ा हूँ, तो मुझे बताओ मुझे अगले 12 महीने में कौन सी पेमेंट करनी है? तो वो शॉर्ट टर्म होगी। तो अगले 12 महीने में जो मुझे इमीडिएटली करनी है तो वो होगी 1,00,000 कितनी? 76,000, ऐसा ही है। और जो 12 महीनों के बाद करनी है, जो 12 महीनों के
बात करनी है, वो कितनी है, वो 1,76,000 है। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि 12 महीने के अंदर मैं करूँगा 2014 की पेमेंट, और फिर उसकी जो 12 महीने के अंदर करूँगा वो किसकी होगी, बोलो भाई, 2015 की होगी। अच्छा, अगर मैं 2014 के एंड पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं देखूंगा कि मेरी शॉर्ट टर्म प्रीपेमेंट कितनी होगी, हाँ 1,76,000। क्यों? क्योंकि मैंने वो 2015 के लिए पेमेंट करनी है। कोई लॉन्ग टर्म प्रीपेमेंट होगी, नहीं होगी। तो यहाँ कोई शॉर्ट टर्म होगी, नहीं। कोई लॉन्ग टर्म होगी, नहीं। बात समझ आ रही है, क्लियर है? चलो, 13 की पेमेंट मैं कर चुका हूँ, 13 की पेमेंट मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैंने उसको लॉन्ग टर्म में नहीं दिखाई। 13 की पेमेंट कर चुका, 13 की पेमेंट कर चुका। बात समझ आ रही है? चलो ओके। आ जाओ, सवाल पे आ जाओ। तो मुझे गर्मी क्यों लग रही है, इसमें चल रहा गया। यार कावा है काफ़ी टाइम से, याद ही नहीं रहा। गले के लिए कावा मंगवाया था, कावा ठंडा हो गया। हाँ ओके, अब ज़रा मुझे बताओ, सवाल में पढ़ो ज़रा क्या लिखा हुआ है। अब ये जो इस लाल डंडी से अगली लाल डंडी का सफ़र है, ये पढ़ लो, सवाल ख़त्म। ये जो हमने टुकड़ों में छोटी छोटी इलस्ट्रेशन करी है ना, अब सारी मिलकर एक बड़े सवाल में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे हैंडल हो गई हैं, कुछ भी नहीं है, सब हमने अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखी हैं, हमने अपनी बुनियादों को मजबूत रखा है। और देखो सवाल हमसे हो रहा है, ज़रा पढ़ो यहाँ से यहाँ तक। कहता है क्या, ऑन यकम जनवरी 2015 डेल्टा डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीनरी बाय एडिंग द न्यू कंपोनेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 17,53,000। तो कॉस्ट कितनी हो गई, 17,53,000। हमने ये पढ़ा था कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रिपेयर वाला एक्सपेंस, एक होता है कैपिटलाइज हो जाने वाला एक्सपेंस। तो जो रिपेयर वाला एक्सपेंस है, वो तो फिर बैलेंस शीट में एक्सपेंस आउट हो रहा होगा ना, देखा होगा ना आपने, मेंटेनेंस कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, ऐसा ही है। अच्छा, एक एक्सपेंस ऐसा होगा जो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, यानी कि जो ज़िंदगी बढ़ाता होगा, एफिशिएंसी बढ़ाता होगा, यूजफुल लाइफ बढ़ाता होगा, ऐसा ही है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता होगा। इस अपग्रेड से क्या हुआ है, कहता है दिस अपग्रेड लेड टू अ रिडक्शन इन द प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट फॉर द गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन। द अपग्रेड आल्सो इंक्रीज द एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीन ऑन यकम जनवरी 2025 टू 8,000 मशीन आवर्स एंड इट्स एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इस 3,50,000। इस सवाल के अंदर ना इसने इतनी सी लाइनों में दो बातें करनी, एक तो उसने कॉस्ट तो बताई, लेकिन आगे की डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट भी चेंज करा दिया। कैसे? कहता है रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीन कितनी है अब, 8,000। ओके, यानी कि नया रेट कंप्यूट होगा डिप्रिसिएशन के लिए, हाँ नया रेट कंप्यूट होगा। क्यों होगा, तीन चीज़ों की वजह से, एक तो कॉस्ट बढ़ गई, दूसरा घंटे चेंज हो गए, तीसरा रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो गई। भाई कितना बेहतरीन सवाल है माशाल्लाह, कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है हमारे रिवीजन के लिए। इसको एंड में ज़रूर एक मरतबा सॉल्व करना, ठीक है, दोबारा से। चलो आ जाओ, अब मैं पुरानी चीज़ों पे तौबा करके, पुरानी चीज़ों पे इस्तग़फ़ार पढ़ के नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहा हूँ। आ जाओ ज़रा मुझे बताओ, अगर मैं खड़ा हुआ हूँ यकम जनवरी 2015 को, और पीछे की सारी कश्तियाँ मैंने जला दी हैं, तो मुझे ज़रा बताओ कि कैरिंग अमाउंट कितनी होगी। अभी आज मेरा एसेट किस वैल्यू पे मेरे बुक्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैरिंग अमाउंट क्या होगी आज मेरी किताबों में, मेरा एसेट किस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है बताओ, बूझो तो जाने, बताओ। 5245,768 ऐसे ही है, 5245 क्या
5425 यार, ये मेरा ना मसला है ना, मैं उल्टा नंबरिंग को उल्टा पुल्टा कर देता हूँ कभी कभार। कितनी है दोबारा बताओ? 5425 768। अच्छा अब मुझे बताओ, जो मैंने ख़र्चा किया है, जो मैंने कैपिटलाइजेशन की है, उसका क्या करूं, उसका क्या करूं, ज़रा बताओगे? ऐड कर दूंगा कितनी, ज़रा मुझे बताओ कितनी अमाउंट है? अमाउंट कैपिटलाइज कितनी, कितनी भाई? 1751 1751 1753000। ज़रा मुझे बताओगे रिवाइज वैल्यू कितनी आएगी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी बताओ? 7178768, ऐसा ही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन के आर्स निकाल लेने हैं तो मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले सर पकड़ूँगा इस कैरिंग अमाउंट को 7178768, माइनस कर दूंगा क्या, नई वाली रिजर्व ले लियो। कितनी है भाई? 3.5 लाख हो गई थी। कितनी बोलो ना, अरे बोल लो जिंदा लाशों, कितनी? 3.5 लाख। 3.5 लाख डिवाइड किससे कर दूंगा? 8,000 से। 8,000 क्यों? क्योंकि रिमेनिंग टोटल लाइफ कितनी है बोलो भाई? 8,000 है। ज़रा मुझे बताओगे नया रेट कितना आया? 853.59। अच्छा मुझे अगर बताओ कि 2015 में कितने घंटे मशीन चली है? हाँ बताओ 1400 घंटे। अगर मैं इसको 1400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे पास 2015 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा? कितना? 1195026, ऐसा? चलो 1195026, एक आंसर तो मेरे पास आ गया। 1195026, 1195026। अच्छा ज़रा एक्यूमुलेट बता दो कितना आता है? इसमें प्लस कर दो 1195026। वैसे ही जो मैं सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ ना, जो जिस तरीके से, ये स्क्रीन क्लियर नहीं है, क्लियर हो जाएगी अभी, टेंशन नहीं लो। ये निंजा तरीका सवाल सॉल्व करने का, मतलब प्रो तरीका है। हाँ चलो ज़रा मुझे बताओ कितनी आ रही है एक्यूमुलेटेड? हाँ जी 5, हाँ 521, शाबाश। अच्छा अब बारी आती है कॉस्ट की। मुझे ज़रा बताओ कि पुरानी कॉस्ट कितनी थी? 9441। नई इसमें कितना ऐड कर दूंगा? 1753000 कर दूँ ऐड? ज़रा बताओ नई कॉस्ट कितनी आती है? यही आ रही है? हाँ क्या चीज़? यही आ रही है 11194,000। यार अली ये बताओ तुम्हारा रजिस्टर बंद क्यों है? कैलकुलेटर भी नहीं खुला हुआ तुम्हारे पास, तो ना तुम्हारे पास सवाल खुला हुआ, तुम क्लास में कर क्या रहे हो यार ये बताओ? सवाल सॉल्व में अकेले तो नहीं कर रहा ना, सब कर रहे हैं ना क्लास के अंदर, सब बता रहे हैं ना, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। तुम क्या करो रजिस्टर बंद करके? हाँ जी वजीहा, नेटबुक वैल्यू बताओ शाबाश। 59,583742 डन। ओके डन है। क्या मेरी बात समझ आती है? यहाँ तक हमारा सवाल था, और जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि 3 सालों का मुझे ज़रा रेलेवेंट अमाउंट बता दो कि मैं SOFP में क्या लेके जाऊँगा और SOCM में क्या लेके जाऊँगा, वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है आपके सामने। डन? पक्का?
अब आइंदा के बाद से इस तरह का कोई भी सवाल अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो उसको अप्रोच करने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि आपने सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बनाने के बाद वर्किंग पे जाना है, जो जो करते जाओ, जो जो काम होता जाए उस साल को प्लॉट करते जाओ। तकरीबन 25वें मिनट में मैंने सवाल स्टार्ट किया था और 1 घंटे में ख़त्म हुआ है, यानी कि 35 मिनट लगे सवाल को क्लास में तमीज़ से रुक रुक के सॉल्व करने में। डन सीन है। तो सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7 हमने डिस्कस कर लिए हैं। डन, ओके। आ जाओ एमसीक्यूज़ पे। क्या हो गया था, क्या रह गया था? ये आई कैप वाले थे ना हमारे पास, ये वाले जो हमने 30 कर लिए थे और 50 से टोटल, ऐसा ही था। चलो अपने पास आई कैप वाले एमसीक्यूज़ निकाल लो, ठीक है, डिस्कस करने जा रहे हैं आप। चलो स्टार्ट करो जल्दी, शाबाश। हम ब्रेक लेंगे ये 20 एमसीक्यूज़ करने के बाद, ठीक है। 31 से लेकर 50 तक करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे। चलो। अ मोटर व्हीकल कॉस्ट रुपीज़ 4 लाख, इट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 5 साल आफ्टर 5 साल के बाद 40,000 की। इफ़ द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज्ड, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 2। शाबाश, शुरू हो जाओ। वो कह रहा है कॉस्ट ही 4 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 5 साल बाद है 40,000, ठीक है। अगर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इस्तेमाल करूंगा तो दूसरे साल के एंड पे कैरिंग वैल्यू क्या होगी? एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, नोट्स में लिखा हुआ है सम ऑफ ईयर के अंदर, वो फॉर्मूला लगाओ तो दूसरे साल की एक्यूमुलेट आ जाएगी, कॉस्ट में से माइनस कर दो, सिंपल है। ये बताओ सम ऑफ ईयर कितना आ रहा है? 15। 5 साल में तो 15 ही आता है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था सम ऑफ ईयर में? दिखाया भी था क्लास में। डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव ईयर्स पास्ट डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट। अगर मैं देखूं डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है मेरे पास, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय कितने साल गुजर गए? 2 साल आउट ऑफ 15, तो मेरे पास आ जाएगी 48,000। ऐसा ही है? कितना आ रहा है भाई बताओ?
क्या आ रहा है? अगर कैरिंग अमाउंट पूछो चार्ली है, वरना हाँ जी अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन होता तो बीटा होता, वरना चार्ली होता। तुम लोगों ने पता नहीं किसने आईपैड को बद्दुआ लगाई, ज़रा सही बता दो। पासवर्ड नहीं खुल रहा इसका। खोला, चलो आंसर इसका डी। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 1,20,000। दूसरे साल का कितना आ रहा है? 96,000। एक्यूमुलेट कितना आ रहा है? 2,16,000। ठीक है, और फिर प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? सॉरी माइनस कर दो 4 लाख में से। 2,16,000 माइनस करो, कितना आएगा? 1,84,000। अरे यार करके बताऊँ क्या? डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है? n + 1 डिवाइड बाय 2। ये कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। 15 आ रहा है, तो पहले साल के अंदर कितना आएगा? 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/15 कितना आ रहा है? 1,20,000 आ रहा है। ठीक है, दूसरे साल के अंदर क्या हो जाएगा? 4/15 कितना आ रहा है? 96,000 आ रहा है। कितना होगा टोटल? 2,16,000 हो गया। ज़रा माइनस करो 4 लाख में से। ठीक है, चलो 32वां। जल्दी जल्दी करना है यार हमने, शाबाश। और जो ये लोग ज़बान चला रहे हैं ना, पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं, अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हो ना तो मैं ट्यूनिंग कर दूंगा। मीडियम लिमिट परचेज अ कार फॉर 22 मिलियन, सॉरी 2.2 मिलियन। एस्टिमेट सैलवेज वैल्यू है 2 लाख रुपए एंड यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स। पहले साल में क्या होगा ज़रा मुझे बताओ। सम ऑफ ईयर क्या है? सबसे पहले उसका सम ऑफ ईयर निकाल लो। 5 साल में सम ऑफ ईयर कितना आएगा? 15। ठीक है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? हाँ जी, दो मल्टीप्लाई बाय 5/15। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ईयर कितना आएगा बताओ? यही आ रहा है, सी आ रहा है। किसी को समझ नहीं है तो करा दूं आगे सब। नॉर्मल लिमिट परचेज प्रीमिसेस फॉर 16 मिलियन विद नो सैलवेज वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ 45 ईयर्स। डेप्रिसिएशन क्या होगी 4th ईयर की सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के साथ? 45 ईयर्स। अब 45 ईयर्स तो आप जबान पर ही निकाल सकते हैं ना यार, सम ऑफ ईयर निकालना पड़ेगा। n + 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है सम ऑफ ईयर? 1,035। ठीक है, 14 साल का निकाल लो। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना आ रहा है? 16 मल्टीप्लाई बाय 14 साल के एंड में ना, डिवाइड बाय आंसर। कितना आ रहा है? क्या आ रहा है भाई बताओ? बताओ। 1035। सम ऑफ ईयर नहीं पूछा मैंने आंसर पूछा है। क्या हुआ? किसी को नहीं आ रहा? ऐसा नहीं करो यार,
बीटा के करीब करीब है। हाँ सही है, यही आंसर है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे बताओ 14 साल के एंड पे रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी? पहले साल के एंड पे कितनी होगी? 45, 44, 43, 42। पहले साल की कैसे निकालोगे? 45, 44, 43, 42। ठीक है, तो सम ऑफ ईयर कितना आ रहा है? 1035 आ रहा था। ठीक है, डेप्रिसिएबल अमाउंट कितनी है? 16 मिलियन। मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइड बाय 1035 कितना आ रहा है? चलो, हुंजा लिमिट एक्वायर्ड अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग ऑन यकम अक्टूबर 2024। इनिशियल कैरिंग अमाउंट कंसिस्टेड ऑफ ये लैंड 2000 की, स्ट्रक्चर 10,000 का, एयर कंडीशन 4000 का। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड द एयर कंडीशनिंग सिस्टम आर 25 साल एंड 10 साल। कहता है भाई बिल्डिंग स्ट्रक्चर की 25 ईयर्स थी और एयर कंडीशनिंग की कितनी थी बोलो भाई? 10 साल थी। When the air conditioning system is due for replacement, it is estimated that the old system will be dismantled and sold for 5 लाख। ये वैसे डिसमेंटलिंग की बात इसको यहाँ पूछनी चाहिए थी, क्योंकि इसने तुम्हारी किताब के अंदर कहीं डिस्कस नहीं किया हुआ। बेसिकली होता क्या है कि जब आप पुराने एसेट को उखाड़ते हो ना, डिसमेंटल करते हो और फिर उसको बेचते हो, तो उसकी जो प्रोसीड होती है, उसकी जो इनकम होती है, वो कहती है कि डिसमेंटलिंग प्रोसीड्स। ठीक है, और जो आप उसको उखाड़ने पे खर्चा करते हो ना, से हम कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये आप FAR 1 में पढ़ोगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, वो कहता है भाई मैं उखाड़ के फेंकूंगा और 5 लाख रुपये मिल जाएंगे मुझे जब मैं पुराना AC रिप्लेस करूँगा। कहता है डेप्रिसिएशन मैं टाइम अपोर्शन करता हूँ व्हेन अप्रोप्रिएट, यानी कि जितने महीने जितने साल खरीदी। एट व्हाट अमाउंट विल द नॉन करेंट एसेट विल बी शोन इन हुंजा लिमिट की SOFP एट 31 मार्च 2015। शाबाश हो जाओ, पूरा सवाल सॉल्व करवा दिया इसने जवान ने इस MCQs के अंदर। करो जल्दी। देखो लैंड डेप्रिशिएट होती है तो लैंड तो उतने भी आ रही होगी 2000। बिल्डिंग स्ट्रक्चर डेप्रिशिएट होता है? करवाऊँ सॉल्व? हाँ क्या डेल्टा आंसर है? गलत है। हाँ जी, ए है। अब CD भी रह गया, वो बोल दो। यही है, चलो गुड। आओ अब मैं डिस्कस करता हूँ। कहता है भाई हुंजा लिमिटेड ने एक्वायर की है एक न्यू ऑफिस बिल्डिंग ऑन यकम अक्टूबर 2014 को। इसकी इनिशियल कैरिंग अमाउंट है ये, लैंड 2000 की, बिल्डिंग 10,000 की, एयर कंडीशनिंग 14,000 की, और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 16,000 की। डन। अच्छा, अब वो मुझे बोलता है एस्टिमेटेड लाइफ बिल्डिंग की 25 साल है और AC की 10 साल है, ऐसे ही है। वो कहता है जब मैं इस AC को मुस्तकबिल में उखाड़ के फेंकूंगा ना, तो मैं इससे 5 लाख रुपए निकलवा पाऊंगा। ये क्या है? ये क्या है? रेजिजुअल वैल्यू। गुड, वेरी गुड। अच्छा, बाकी सब तो नॉर्मल है। मुझे बताओ कॉस्ट कितनी गिवन है टोटल? हाँ जी, कॉस्ट कितनी गिवन है टोटल? 16 मिलियन गिवन है। हाँ जी, अच्छा, अब मुझे क्या निकालनी है इसमें से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मुझे ज़रा बताओ, सब इसने बोला कि मैंने ख़रीदा ही यकम अक्टूबर 2014 को है। ठीक है, कुल्लू शय, हर चीज़ मैंने यकम अक्टूबर 2014 को ले रखी है, और मैं 31 मार्च को खड़ा हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरी बुक वैल्यू कितनी आती है। तो मुझे बताओ कितने महीनों का काम करना है मुझे सवाल में? 6 महीनों का। अगर मैं बिल्डिंग देखूँ तो बिल्डिंग 10,000 की है, तो 10,000 की बिल्डिंग है डिवाइड बाय, अच्छा लैंड डेप्रिशिएट होगी? नहीं होगी, तो इंटू 6/12 कितना आता है बताओ? 200 रुपीज़ एंड 1000 कर लूँ तो ठीक है। और अगर मुझे बताओ मैं एयर कंडीशन करूँ तो 4,000 की कॉस्ट है, डीजल वैल्यू कितनी है बताओ? हाँ जी, 5 लाख। 1000 में कर लूँ तो 500 डिवाइड बाय
10 इंटू 6/12 कितना आता है बताओ? हाँ जी 1,75। टोटल एक्यूमुलेट कितना हो गया? 3,75। ठीक है 3,75,000। इसको भी मैं 1000 कर लेता हूँ ना, माइनस करो ज़रा। डन, चलो गुड। सेकंड वाले मैंने क्या किया है? सेकंड वाले में उसने बोला एसी की कॉस्ट है 4,000, उसकी रेजिडुअल वैल्यू मुझे सवाल में दी हुई है कि जब मैं इसको उखाड़ के फेंकूंगा तो डिसमेंटलिंग प्रोसीड्स जो मेरे पास आएंगी, यानी कि इन अदर वर्ड्स रेजिडुअल वैल्यू की तरफ इशारा कर रहे हैं, रेजिडुअल वैल्यू का नाम लिए बगैर। बात समझ आ रही है? तो मुझे बताओ ना, मैंने अभी तो अंग्रेज़ी ज़बान में इसको जब मैंने ट्रांसलेट किया था शुरू में, जब पहली बार सवाल पढ़ा था कि जब मैं इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी इसको मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं चाह रहा था तुम लोग पहुँचो कहाँ तक? रेजिडुअल वैल्यू तक। बात समझ आती है? चलो 35वां कर लो। एन एंटिटी परचेज अ लैंड विद एन ऑफिस बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग और लैंड दोनों खरीद ली है। बिल्डिंग की यूज़फुल लाइफ 20 साल है। बताओ लैंड को क्या करूँ? डेप्रिशिएट ना करो यार, कुछ ना करो। डन। अच्छा मैंने ये 35 कर लिए हैं, ठीक है, डिस्कस MCQs। अब तुम लोगों के पास है 2 ऑप्शंस। आई एम गिविंग यू 2 ब्यूटीफुल ऑप्शंस, ठीक है। नंबर 1 इस कि ब्रेक लो, असर की नमाज़ पढ़ो, वापस आओ और मैं तुम लोगों को बिठा के ये बाकी 15 भी कराऊँ और एग्ज़ाम कराकर भी सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, घर जाओ, छुट्टी करो, पार्टी करो, सो जाओ, ठीक है। और कल के क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा पार्टनरशिप। क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँ तो इसकी कोई हद नहीं है। हद तो कोई नहीं है ना, मैं 500 MCQs और उठा के ले आऊँ, कोई हद नहीं है इसकी। तो मैं चाहता हूँ कि खुद तुम लोगों का खुद दिमाग चले। तो 15 ICAP वाले और एग्ज़ाम क्रैकर पूरे खुद सॉल्व करने आप। फंसेंगे तो पूछूंगे। और आई वुड हाईली इनकरेज कि अगर ग्रुप में तुम लोग अपनी जो है ना वो मस्तियाँ रोक के ग्रुप को एक पार्टिसिपेटिव वे में इस्तेमाल करो, एक अच्छे वे में इस्तेमाल करो। एक बंदा आके मेरा कोई स्टिकर भेजता है, दूसरा उसके ऊपर दूसरा एक और भेजता है, कोई बोलता है इसका गेम बजाना पड़ेगा, कोई बोलता है कोई बोलता है बे। अरे भाई ये तुम लोगों ने स्टिकर बना दिए, ये सारे जो क्या बोलूँ 2 नंबर काम किए ना ये जनवरी 26 वालों ने किए हैं, ठीक है। उन्होंने मेरे सारे स्टिकर बनाए, ठीक है। तो अगर तुम लोग मुझसे प्रॉमिस करते हो कि हाँ ठीक है हम इंसान के बच्चे बनेंगे और घर जाके हम खुद से सवाल अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ये वाले जो होमवर्क आपने कराया ये भी कर लेंगे अटैम्प्ट, और जो बाकी MCQs हैं वो हम पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे फिर करेंगे। क्योंकि देखो डायरेक्ट करने बैठोगे ना मुश्किल होगी, पहले पूरा चैप्टर एक बार घुमा लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर हम मंडे वाले दिन, सॉरी मंडे तो आज ही यार क्या है, मतलब कल वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब फ्रेश चैप्टर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें करने को स्टार्ट हैं, ठीक है। बैड डेट भी कर सकते हैं हम, इन्वेंट्री भी कर सकते हैं हम, पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो नया टॉपिक ऐड हुआ ना पार्टनरशिप, हल्का टॉपिक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने पढ़ लिया ना बहुत पूरा हफ्ता लगा के, इतना लंबा टॉपिक ख़त्म ही नहीं हो रहा था, हम डर गए थे सारे बच्चे, डर का माहौल हो गया था। तो क्यों ना एक आसान सा एक नन्ना मुन्ना टॉपिक में करा दूँ पार्टनरशिप, वो 1 से 1.5 दिन में ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के वक्त रहेगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।